नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो धन योग की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के जातकों के बारे में कि तुला लग्न में कितने प्रकार के धन योग होते हैं। वो सब कुछ आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप ये खुद से जज कर पाएंगे कि आपके बर्थ चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है कुछ पर्टिकुलर तो ये धन योग का निर्माण कर रहे हैं या नहीं, और साथ ही कि वो धन योग कब फलित होगा वो सारी बातें हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आ, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है बिकॉज कई बार मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया है, वहाँ ये लिखा होता है कि सर ये कॉम्बिनेशन है, मेरे जीवन में धन योग फलित नहीं हो रहा। एक्चुअली अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं सब डिटेल्स में बताऊंगा कि कब वो फलित होता है और कब वो फलित नहीं होता है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली बात आप देखिए, यदि आपके बर्थ चार्ट में आपकी जो लग्न कुंडली है, यदि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो ये कुंडली आपकी तुला लग्न की है। बहुत इजी है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो कि फ्री होते हैं आपके, आप कह लीजिए एंड्रॉयड स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और डिटेल उसमें ऐड करके आप इजीली ये कुंडली आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो चार्जेस फॉर दैट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 हाउसेस हैं। 12 हाउसेस में आप देख पाएंगे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, हर एक नंबर एक पर्टिकुलर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर से मतलब कि ये तुला राशि है और हर एक राशि को एक कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। तुला राशि के स्वामी कौन है? आपके शुक्रदेव। इसका मतलब कि इस कुंडली के हिसाब से आपके लग्न लॉर्ड कौन है? शुक्रदेव। एक बात तो ये। आप देखिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर इज व्हाट? आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? आपके सूर्य। तो ये हर एक राशि के कोई ना कोई रूलिंग प्लैनेट है। इस वीडियो को मैंने बेसिकली इन 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया जिससे हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि धनयोग किस प्रकार के पॉसिबल है या नहीं आपके बर्थ चार्ट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे हाउसेस के बारे में, फिर समझेंगे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की कौन से ग्रह योग बन रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। थर्ड, हम प्लैनेट की स्टेटस की बात करेंगे कि प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में जो धन योग का निर्माण कर रहा है वो किस प्रकार का ग्रह है। क्या वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है या वक्री ग्रह है। टाइमिंग ऑफ इवेंट कि कब वो धन योग फलित होगा या कब आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आप ये कह सकते हैं। लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग, द माय फेवरेट वन, कि लग्न और कार्मिक एक्सेस जो है वो किस प्रकार से धन योग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला हाउसेस की बात करते हैं, कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण है धन योग के लिए। तो आप देखिए, ये तो आपका सेकंड हाउस कह लीजिए आप, 11th हाउस, 9th हाउस एंड 5th हाउस। बेसिकली ये 4 भाव जो है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और ये 12th, इस प्रकार से होता है। ये आपका सेकंड हाउस जहाँ 8 नंबर लिखा है, जहाँ 5 नंबर लिखा है आपका 11th हाउस, और ये आपका जहाँ 11 नंबर लिखा है 9th हाउस, सॉरी 5th हाउस, और जहाँ आपका 3 नंबर लिखा है आपका 9वां भाव। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है धन के निर्माण के लिए। 11th हाउस आपका हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स, कि सोशल सर्कल की हेल्प से आप पैसा कैसे कमाते हैं, वो हमारा 11वां भाव। 9th हाउस इज द भाग्य भाव। जब हम जानते हैं कि अगर हमें अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है तो डेफिनेटली हमारा लक, हमारा फॉर्चून भी सपोर्ट करना जरूरी है। दिस इज द 5th हाउस। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर इंटेलिजेंस, योर क्रिएटिविटी। साथ ही ये हमारे पास्ट लाइफ के जो पुण्य कर्मास है उनको भी दिखाता है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर दैट थिंग। तो हम बात करते हैं हाउसेस की, हमने बात करी। अब कौन कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है, कौन कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि कौन कौन से धनियों का निर्माण हो रहा है। तो पहले देखिए, हमने हाउसेस की बात की। ये 5 नंबर लिखा है, आपके सिंह राशि है, इसे रूल करते हैं आपके सन। तो आप कह सकते हैं कि 11th हाउस के स्वामी लॉर्ड कौन है? सूर्यदेव। 8 नंबर लिखा है, ये आपकी कौन सी राशि है भाई? इट इज व्हाट? द स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इसे रूल करते हैं आपके मंगल देव, मार्स। 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि, कौन इसे रूल करते हैं? सैटर्न, शनिदेव। मैं लिख रहा हूं SA, सैटर्न। और आपके ये 9th हाउस, 3 नंबर लिखा है आपकी मिथुन राशि, इसे कौन रूल करते हैं? मरकरी, बुध देव, ME।
तो ये 4 बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। अनडाउटेडली आपके फर्स्ट लॉर्ड की हम बात करेंगे जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे हम लोग, उसका क्या रोल है समझेंगे हम लोग। अब देखिए, पहला तो ये कि अगर ये अपने ही भाव में बैठे हैं, अपने ही भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं कि इट इज अ गुड प्लेसमेंट, इट इज अ गुड प्लेसमेंट। धन योग का निर्माण कैसे होता है उसकी बात करते हैं, कौन कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। तो पहला देखिए, यदि सेकंड हाउस लॉर्ड यहां आके बैठ जाए, मार्स, मैंने क्या कहा, दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में आके बैठ जाए, मतलब कि मंगल और सूर्य ये साथ बैठे हैं आपके इस बर्थ चार्ट में, और दोनों में डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन है। तो मान लीजिए मार्स की डिग्री अगर मान लीजिए 16 डिग्री है, तो सन भी उसके आसपास कहीं हो। तो कंबस्ट वाले रूल की यहाँ बात नहीं कर रहा, बट ठीक है, जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना इफेक्टिव हम बोलते हैं कि ये युति है। जितना क्लोज डिग्री वाइज होगा उतना इफेक्टिव कंजंक्शन होगा। एक तो ये पॉसिबल कंजंक्शन आप कर सकते हैं। दूसरा कि आपका जो 11वें भाव का स्वामी सूर्य देव वो आपके यहाँ बैठ जाए मंगल देव के साथ, मतलब कि सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल, मतलब कि 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में साथ में बैठ गया, ये भी आपके लिए एक वेल्थ योग का निर्माण करता है। बिकॉज दीज टू हाउसेस, दिस इज द वेल्थ हाउस और इसे धन भाव, हाउस ऑफ इनकमिंग गेन। तो एक कॉम्बिनेशन ये। हम बात करते हैं भाग्य भाव की मरकरी के बारे में। अब मान लीजिए कि यदि ये मरकरी आपके बर्थ चार्ट में यहां बैठ जाए, मतलब कि एक तो अगर मान लीजिए तीनों साथ में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए मरकरी सिर्फ या मंगलदेव ना हो, सूर्य के साथ बैठा हो, तब भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मरकरी आपके सेकंड हाउस में यदि मार्स के साथ बैठ जाए, तब भी ये आप कह सकते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने क्या कहा कि सेकंड हाउस 11th हाउस का आपस में कोई रिलेशन, कोई कंजंक्शन, कोई एस्पेक्ट, या साथ ही साथ 9th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए 11th हाउस के ग्रह के साथ, या आप कह लीजिए आपके सेकंड हाउस के स्वामी लॉर्ड के साथ, तो ये धन योग का निर्माण करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आप और कह लीजिए कि सैटर्न जो है आपके इस बर्थ चार्ट में, चूंकि ये आपके वीनस रूल करते हैं इसे, तुला राशि को हम जानते हैं, शुक्रदेव इसके स्वामी है, तो शुक्र और शनिदेव आप कहते हैं एक फ्रेंडली प्लैनेट्स है, सैटर्न एंड वीनस। तो इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर एक आप कहते हैं कि एक योग कारक या एक पॉजिटिव प्लैनेट है। तो सैटर्न एंड मर्करी, ये 9th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, यदि मान लीजिए शनिदेव यहीं बैठ जाए आपके, अभी कह लीजिए, या सैटर्न या मरकरी आपके यहाँ, सॉरी सैटर्न यहाँ बैठ जाए, एक तो ये कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सैटर्न और मरकरी आपके बर्थ चार्ट में मान लीजिए कि हम कह दें कि 9वें भाव में अपनी राशि में बैठे मरकरी, तो यहाँ सपोर्टिव है। साथ ही सैटर्न और मरकरी यदि आपके 11th हाउस में बैठ जाते हैं, सैटर्न और मरकरी साथ में आपके 11th हाउस में बैठ जाते हैं या आपके सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, फिर से कहूंगा सैटर्न मरकरी यहाँ पर, सैटर्न मरकरी यहाँ पर, या सैटर्न मरकरी आपके यहाँ पर है, तब भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली देखो सैटर्न मरकरी इज व्हाट की आपका जो इंटेलेक्ट है, देखो सैटर्न इज व्हाट, रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी, डिले, मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, योर थॉट प्रोसेस। तो सैटर्न मरकरी बेसिकली मान लीजिए, मैं चलो यहाँ 7th हाउस में बात नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ नीच के हो जाते हैं, बट अगर मान लो यहाँ भी बैठते दोनों साथ में, तब भी आपकी जो आपकी इंटेलेक्ट है उसको काफी स्टेबल कर देते हैं, उसको काफी एनहांस करते हैं। तो इंटेलेक्ट की हेल्प से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मरकरी अगर बहुत स्ट्रांग बर्थ चार्ट में मान लीजिए, तो इस प्रकार से कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर है सैटर्न मरकरी। ये नीच अवस्था में भी अगर सैटर्न मरकरी यहाँ साथ है, तो मैं डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन को मैं वेल्थ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बोलूंगा। देखो वो अलग चीजें हैं कि सैटर्न जो आपके सप्तम भाव में बैठते हैं मरकरी के साथ, तो मैरिज में क्या इश्यू होंगे या नहीं होंगे वो अलग पार्ट है। और चूंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ धन योग की बात कर रहे हैं, तो सैटर्न मरकरी यहाँ, सैटर्न मरकरी यहाँ, सैटर्न मरकरी यहाँ, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अनडाउटेडली। और अपने ही भाव में बैठ जाए तब भी वेल्थ के लिए अच्छा है, सैटर्न अपने भाव में बैठ जाए तब भी वेल्थ के लिए अच्छा है। बट चौथे भाव में सैटर्न शुभ नहीं माने जाते हैं, उसके आप जानते हैं रीजंस क्या है, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब एक और बात कि
चूंकि आपका ये जो लग्न है इसमें एक ग्रह आपका बाधक प्लैनेट है और वो आपका है 11th लॉर्ड। हम लोग जानते हैं कि हमने राशियों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि एक मूवेबल साइन है ये चर राशि है आपकी। तुला एक चर राशि है, तो चर राशि या चर लग्न के केस में जो 11th लॉर्ड होता है, 11वें भाव का स्वामी होता है, वो बाधक ग्रह होता है, वो बाधक ग्रह होता है। तो आपके एक चार्ट में सन जो है ये बाधक ग्रह है। अब देखो बाधक ग्रह, चूंकि ये 11th लॉर्ड भी है यहाँ पर और 11वां भाव आप जानते हैं कि इट इज हाउस ऑफ इनकमिंग गेन, तो बाधक ग्रह से मतलब यहाँ पर ये है कि 11th लॉर्ड यहाँ ये दिखाता है, किसी भी भाव में वो बैठा हो, जिस भाव में वो बैठा है, तो ये दिखाता है कि आपको उस भाव के रिगार्डिंग काफी इनिशियल स्ट्रगल करने होंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि बाधक ग्रह मान लीजिए 11वें भाव में बैठ गया, सन यहाँ पर ही बैठ गया या सन किसी और भाव में अगर बैठ गया, तो वो ये नहीं रिप्रेजेंट करता कि आप उस भाव के रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसमें ग्रो नहीं करेंगे। नो, बट यू हैव टू पुट मच एक्स्ट्रा एफर्ट्स। दिस इज द व्हाट रोल ऑफ बाधक ग्रह। कालिदास जी ने अपनी एक पुस्तक है उनकी कालामृत करके, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी है, व्हाट इज बाधक ग्रह, बाधकेश क्या होता है, किस प्रकार से वो काम करता है। मैंने वो चीज़ यहाँ समराइज में आपको बोली है। हाँ, कभी आपको मौका मिले, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप उस किताब को जरूर पढ़ें, आपको कुछ डीप इंसाइट जरूर मिलेगी। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर यहाँ पर। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं काफ़ी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, जो योग यहाँ बनता है, वो ये है कि यदि आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस में जुपिटर और मून साथ में हो, जुपिटर और मून साथ में हो, जुपिटर आपके तीसरे भाव के स्वामी है, साथ में छठे भाव के भी स्वामी है। जुपिटर मून यदि साथ में दशम भाव में, तो ये आप, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रॉपर कंजंक्शन है, प्रॉपर युति है। यहाँ पर जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनका एस्पेक्ट नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं है, तो यहाँ बनता है फिर से आपका गज केसरी योग। दिस इज व्हाट द गज केसरी योग। और मेरे हिसाब से यहाँ ये बहुत सुंदर है। एक तो पहली बात तो चंद्रमा अपनी राशि में और जुपिटर एक्सॉल्टेड उच्च के हो गया, वो अलग बात है, 6th लॉर्ड है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब डिटेल में 6th हाउस की बात करेंगे। और मैंने 6th लॉर्ड की बात करी भी है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि 6th लॉर्ड अगर यदि अलग अलग भाव में बैठते तो क्या दिक्कतें होती है, आप उसे जाकर जरूर देखें। इन शॉर्ट, यदि यहाँ पे जुपिटर मून साथ में है आपके पास चार्ट में और मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत कम है, दृष्टि पाप ग्रहों की ना के बराबर है, तो आप मान के चलिए ये गज केसरी योग आपको खास करियर में आपको बहुत नाम देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने वर्ड यूज किया है, नाम देगा। मैं फेम नहीं बोल रहा है, तो फेम इज व्हाट टेम्पररी। नाम यहाँ से मतलब मेरा इस प्रकार से है कि लोग आपको ऐसे देखेंगे कि पहली बात तो ये अपने काम में बहुत स्किलफुल है। और गज केस, जो गज इज व्हाट द एलिफेंट एंड केस इज व्हाट द लॉयन। तो एलिफेंट लॉयन का जो कॉम्बिनेशन है, गज इज व्हाट रिप्रेजेंट योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है गज। लॉयन शेर है, वो आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो गज केस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर इंटेलिजेंस, कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता उसे बहुत बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी बात, आप में ये भाव हमेशा रहता है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना, एक पॉजिटिव साइड ये। दूसरी बात कि आप कहीं लोगों का काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई आपसे हेल्प करने आता है, चाहे आप ऑफिस में हो, किसी और एनवायरनमेंट वगैरह है, तो आप हेल्प करते हुए देखे आते हैं। इन शॉर्ट कि आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको आपके काम की वजह से याद करते हैं। आपकी सोसाइटी के लोग या आपकी फैमिली के लोग, आसपास के लोग आपसे पूछ के काम करते देखे जाते हैं। दिस इज व्हाट द गज केसरी होगा। तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो उसकी हेल्प से आप लाइफ में ग्रो करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता गज केसरी का मतलब ये है कि आप पैसा बहुत कमा लेंगे, नो 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 नो। दिस इज व्हाट, ये इस योग का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहीं वीडियो में बात कह चुका हूँ। हाँ, ये आपको बहुत बड़ा नाम देगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जाने के बाद भी, जब आप हैं तब भी। दिस इज व्हाट। तो ये हमने बात करी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, प्लैनेट स्टेटस पे, कि यदि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह जो है, मैं इसको 3 तरह से कैटेगराइज करता हूँ हमेशा। एक तो आपके स्लो मूविंग प्लैनेट कह लीजिए आप, एक आपका फास्ट मूविंग प्लैनेट आप कह लीजिए, एक आपका वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन है और वहाँ जो प्लैनेट है वो स्लो मूविंग है, फास्ट है या वक्री है, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा।
हम सब लोग जानते हैं कि बेसिकली जो स्लो मूविंग प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट में वो जुपिटर और सैटर्न है, बिकॉज शनिदेव एक राशि में लगभग लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, जुपिटर एक राशि में लगभग लगभग 1 साल तक रहता है। दोनों ही आपके स्लो मूविंग प्लैनेट है। बाकी अगर हम बात करें फास्ट मूविंग की तो आप कह सकते हैं बाकी जो प्लैनेट है आपके डेफिनेटली सन हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे के सारे आपके आप कह सकते हैं कि दीज आर द फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। अब इनका रोल क्या देखिए, समझिए आप ये चीज। जैसे मान लीजिए शनिदेव आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, वो मान लीजिए आपके 9th हाउस में बैठा है मरकरी के साथ ही अकेले। हम जानते हैं सैटर्न इज व्हाट, सैटर्न इज स्लो मूविंग प्लैनेट, तो भाग्य में यहाँ डिले करेगा, भाग्य में यहाँ सैटर्न डिले करेगा अनडाउटेडली। पर हाँ भाग्य धीरे धीरे राइज करेगा, बट वो स्टेबली राइज करेगा बाद में। फिर वो जो भी आप 9th हाउस के जो भी लाइफ में अचीव करेंगे वो चीजें हमेशा आपके साथ रहेगी, बट वो स्लोली आप अचीव कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट। स्लो मूविंग प्लैनेट का मतलब ये होता है। यहाँ बैठ के आपके वो 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, थर्ड एस्पेक्ट। मैंने जो पहले भी समझाया आपको, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल। वो जहाँ जिस भाव पे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, आपको वहाँ बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो करे को यहाँ पर जो आपकी इनकमिंग गेन्स है, यहाँ बैठ के आप यहाँ देखेंगे तो 11वां भाव का इनकमिंग गेन को दिखाता है, आपके सोशल सर्किल को दिखाता है। जब आपको किसी की जरूरत होगी, आपके क्लोज वन सोशल सर्किल की, तो वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप ये कह सकते हैं। दिस इज व्हाट द स्लो मूविंग प्लैनेट। फास्ट मूविंग प्लैनेट जैसे हमने कहा कि आपके 11th लॉर्ड और आपके 2nd लॉर्ड दोनों ही, मंगलदेव और सूर्यदेव दोनों ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अब मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, सॉरी मंगलदेव यहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव भी अगर यहाँ बैठे हैं, तो चूंकि दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो 2nd हाउस इज व्हाट द धनेश, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी वहां आपको सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। मतलब कि पेरेंटल प्रॉपर्टी है पहले से कोई अच्छी खासी, तो आपको इजीली मिलती हुई देखी जाएगी, आप ये कह सकते हैं। साथ ही एक और बात ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ बहुत सुंदर दिख रहा है कि सब कुछ बन रहा है, सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट नवमास में ठीक इसका उल्टा है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ बहुत अच्छी फॉर्म में आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 11वें भाव में, दूसरे भाव में, बट नवमास में वो चीज ब्रेक हो गई, वहां देखेंगे कि प्लैनेट नीच अवस्था में है, तो फिर रिजल्ट आप थोड़े से वेरी करेंगे, आपके ऊपर चार्ट बहुत स्लोली आप राइज करेंगे, या आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको इजीली नहीं मिलता हुआ देखा जाएगा। रिमेंबर दैट थिंग। इसलिए भाव वक्री ग्रह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक्री ग्रह? इन शॉर्ट, पहली बात तो वक्री ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्लैनेट के आगे स्टार लगा हो ऐसा कुछ, तो हम बोलते हैं कि वो आपका वक्री प्लैनेट है या वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। इन शॉर्ट कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो कार्मिक बैगेज है पास्ट लाइफ्स के, उनको दिखाते हैं, जिनको हम इस लाइफ में अपने साथ लेकर आए हैं। उन ऋणों को हमें यहाँ रीपे करना होगा, यहाँ चुकाना होगा, तो हमें वहाँ फिर उस रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वजह से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अलग अलग रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देता हूँ, मान लीजिए आपको कि आपके इसी हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मान लीजिए शनिदेव आपके 9वें भाव में या 11वें भाव में शनिदेव मान लीजिए आपके रेट्रोग्रेड है। चलो मान लेते हैं सैटर्न यहाँ पे 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, सपोज कीजिए 11वें भाव में शनिदेव रेट्रोग्रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकमिंग गेन, जहां कोई इंसान 5 साल में एक एक्स अमाउंट वेल्थ जनरेट कर पाता है, अब उसी एक्स अमाउंट वेल्थ को जनरेट करने के लिए आपको 7 साल 8 साल कुछ एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा, बिकॉज रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसे मान लीजिए हमने कहा 11th हाउस में, तो वो ये भी दिखाता है कि आप परफेक्शन को चेज करते हैं। मैंने कहीं वीडियो में ये बात रखी है कि मान लीजिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको 10वें भाव में है, तो आप काम को लेकर बहुत परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं जो भी मैं काम करूँ वो बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, उसमें कोई कमी ना निकाल पाए। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ परफेक्शन, तो फिर उसकी वजह से चीजें डिले होती हुई दिख जाती है। तो रेट्रोग्रेशन भी एक तरह से डिले को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न यहाँ पहले ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर रेट्रोग्रेड भी है, अगर वो 11वें भाव में कहीं बैठते हैं, तो उस भाव में जो क्वालिटीज है वो जिन भाव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वहां से और डिलेज आपकी लाइफ में बढ़ते हुए देखे जाते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह। रिमेंबर दैट थिंग, वक्री ग्रह को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो जो भी कार्मिक बैगेज रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हमें इस बर्थ में रीपे करना ही होगा। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, हम सबको जो जिसकी जानने की इच्छा रहती है कि अगर ये सारे कॉम्बिनेशन में बर्थ चार्ट में बन रहे हैं या इनमें से एक आध भी अगर बन रहा है तो मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। तो इसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक तो आप कह सकते हैं गोचर ट्रांजिट, एक आप कह लीजिए अंतरदशा, एडी अंतरदशा। ठीक है, उसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए ये आपका 10th हाउस 11th हाउस, देखिए मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में सूर्यदेव यहीं बैठे हैं। बर्थ चार्ट में मतलब कि जो आपका जन्म हुआ उसमें लग्न कुंडली में आपके सन यहीं पर ही है। ठीक है, तो अब सन ऑब्वियसली 11th हाउस में है, तो 12th हाउस में लगभग सारे प्लैनेट अच्छे से काम ही करते हैं, लगभग सारे प्लैनेट अच्छे से ही काम करते हैं। और मान रहे कि जो बाधक वाला पार्ट है फिलहाल मैं थोड़ा भूल जाऊं, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक पॉजिटिव प्लैनेट है, जिससे समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सूर्यदेव यहाँ पर। तो अब जब भी सूर्यदेव वापस गोचर करके आपके बर्थ चार्ट में वापस इसी राशि में आएंगे, इसी भाव में आएंगे, जब सूर्यदेव वापस गोचर करके इसी भाव में जब भी आएंगे आपके लाइफ में, या जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी आपके जीवन में, जरूरी नहीं कि हर एक प्लैनेट की हमारे जीवन में दशा आए, बट हाँ अंतर्दशा हमारे हर एक प्लैनेट के जीवन में आती ही आती है मोस्ट प्रोबेबली। तो जब भी आपके जीवन में सूर्य गोचर करके वापस इसी राशि में इसी भाव में आते हैं, या उनकी अंतर्दशा जब भी आपके जीवन में आती है, यू फील मोर अपॉर्चुनिटीज। आप एग्जाम्पल के तौर पर मंगल देव ले लीजिए, दूसरे भाव के स्वामी आपके, चलो ये तो बात है कि चलो छोड़ दो बात को, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप मार्स ले लीजिए। मान लीजिए मार्स आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में ही है, और जब भी वो ट्रांजिट करके सेकंड हाउस में वापस आते हैं, या जब भी उनकी अंतर्दशा आती है हमारे जीवन में या दशा आती है जीवन में, हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई मिलेगी। उसको एग्जाम्पल फॉर्म में आप समझ सकते हैं, जब मान लीजिए पहले आप 4 इंटरव्यू देने गए किसी जॉब के लिए, आपका एक ही इंटरव्यू क्लियर हुआ, जब तक कि मंगल देव की दशा या आप कह लीजिए ट्रांजिट नहीं था। जैसे ही अगर ट्रांजिट दशा आती है, यू फील कि आपके पास अब मौके अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। हो सकता है आपको अब 4 की बजाय 6 ऑप्शन मिल रहे हो, 6 जगह इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा हो, और आपकी एक की जगह आपके 2 या 3 इंटरव्यूज आपके क्लियर हो रहे हो। दैट इज वॉट द मीनिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट। टाइमिंग ऑफ इवेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे ही दशा आई जीवन में, गोचर आया, हम बिल्कुल जीरो से हीरो बन गए, या पहले बहुत कम वेल्थ था हमारी लाइफ में एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस पे बात करेंगे लास्ट पॉइंट उसके। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि व्हाट आई एम मीन टू से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये चीज है ना, आपके जितने भी चार्ट में जो कॉम्बिनेशंस हैं, शुभ ग्रह जहां बैठे हैं, उन सभी पे लगा सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा, आप नवांश में आप जरूर देखिएगा। अगर आपको बहुत प्रिसाइज चाहिए धनु योग के बारे में, तो आप D2 चार्ट जो है उसे आप जरूर देखें एक बार। ये मैं सब बातें जनरलाइज बातें कर रहा हूँ, बिकॉज सिर्फ एक रफ ब्लैंक चार्ट के फॉर्म में चीज दिखाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप D2 चार्ट जरूर देखें जब भी धन की बात कर रहे हो। हाँ, एक और मान लीजिए कि नवमांश काफी कुछ बता देता है हमारे बर्थ चार्ट के बारे में, उसको आप जरूर देखिए। नेक्स्ट वन, लग्न एंड द कार्मिक एक्सेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। मान लीजिए हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना ही नवांश में, ना ही आपके D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में। परंतु यदि आपका लग्न लॉर्ड वीनस अभी बहुत सुंदर स्थिति में है, या तो यहीं बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, 8th हाउस का वीनस भी ठीक है, मैं वेल्थ के लिए बुरा नहीं बोलता, बाकी प्रॉब्लम्स अलग चीजें हैं। मतलब कुल मिला के यदि वीनस आपके बर्थ चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत सुंदर ग्रहों से युति बन रही है, सुंदर ग्रहों से मतलब कि जो बर्थ चार्ट में योग कारक प्लैनेट्स हैं उनसे युति बन रही है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस सैटर्न की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि ना के बराबर या नहीं है, तो आप देखिए आपकी लाइफ में जो जो बेसिक चीजें आपको चाहिए, बेसिक एमिनिटीज जो हम चाहते हैं एक जीवन जीने के लिए हमें जो चीज चाहिए, सारी बेसिक वो आपको सब जीवन में मिलती हुई देखी जाएगी। वो अलग बात है कब मिलेगी, वो डिपेंड करेगा कब समय आता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको। द लास्ट वन इज द कार्मिक एक्सेस। एक्चुअली हमारे बर्थ चार्ट में जो राहु केतु का जो प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु, राहु केतु जिस एक्सेस पे होते हैं उस एक्सेस को हम कहते हैं कार्मिक एक्सेस। बिकॉज राहु केतु व्हाट, वही ग्रह या वही दोनों ग्रह
आपके छाया ग्रह है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे रीबर्थ के लिए। सो राहु केतु यहाँ कुछ पर्टिकुलर हाउस में जब बैठेंगे तो डेफिनेटली अगर ये योग बन रहे हैं तो इन योग को और एम्पलीफाई करेंगे, इनका जो पोटेंशियल है उसको और बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में यदि सपोज कीजिए राहु यहाँ 9th हाउस में और केतु आपके 3rd हाउस में बैठा, एक तो प्लेसमेंट ये कर लीजिए आप, राहु 9th और केतु आपके 3rd हाउस में, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा राहु आपके 1st हाउस में, केतु आपके 7th हाउस में। और एक मैं और लिख रहा हूं यहाँ पर, मेरी बात समझिएगा आप, राहु 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में। देखो ये मैंने कुछ पहला मैंने लिखा है ये वाला एक्सिस, फिर मैंने 1st 7th और मैंने फिर लिखा है 12th और आपका 6th। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशंस है, तो जो भी योगा बन रहे हैं उनके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। जहां आप सिर्फ उन योगा की हेल्प से एक्स वेल्थ जनरेट कर पा रहे थे, अब इन एक्सेस की वजह से आप 3x 4x वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैंने जो बात ध्यान रखना, जब मैं इस एक्सेस की बात कर रहा हूँ, राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में, ध्यान रखिए एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राहु का यहाँ दिग्बल बहुत कम है, राहु का यहाँ दिग्बल बहुत कम है। ये राहु का जो प्लेसमेंट है ना, उसके लिए पहले तो आप चेक कीजिए वीनस का, सॉरी मरकरी कहाँ है। मरकरी का बर्थ चार्ट में सही हाउसेज में सही राशि में होना बहुत जरूरी है, तभी यह राहु बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। अगर मरकरी बहुत सुंदर स्थिति में है तो मान के चलिए यहाँ दिस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, दिस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंस, इसको हम बहुत नेगेटिव हाउस बोलते हैं, मैं नहीं, इन जनरल कहा जाता है, बट ये हाउस आपका 12 भाव आपका आपके इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, रिमेंबर दैट थिंग। तो अगर आपका मरकरी बहुत सुंदर स्थिति में है तो आप जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया जाता है, बिकॉज ये राहु 12th, ठीक है, ये जरूर है कि अगर मरकरी सही नहीं है आपके इस लग्न के हिसाब से, तो आप मान के चलिए कि आप जीवन भर ईएमआई पे करते रह जाएंगे, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आप उससे ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर मरकरी सही है तो आप ये सीख जाएं जीवन में एक बार, कुछ समय देकर कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा बहुत पैसा, दिस इज द मेगा वेल्थ योगा, बिकॉज जो भी बिलियनर्स आप बर्थ चार्ट देखेंगे उनके आपको, तो राहु आपको 12th हाउस में जरूर मिलता हुआ देखा जाएगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट मोस्टली जो मैंने चार्ट देखे कुछ, या जो मेरे कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं जिन वो आर क्वाइट रिच, या जिन्होंने लाइफ में काफी अच्छा वेल्थ कमाया है, राहु 12th हाउस में है उनका। तो राहु 12th हाउस में इस एनर्जी को आपको ना बहुत ढंग से चैनलाइज करना सीखना होगा, बहुत ढंग से, बहुत प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड है इसको लेकर। सो ये मैंने अपनी बात रखी। यदि आपको ये वीडियो जरा भी मीनिंगफुल लगा हो एंड यू फाइंड कि भाई हाँ कुछ इंसाइट्स मिली है आपको, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, एंड यू कैन व्हाट वी से, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा टू मेक मोर वीडियोज़, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो किसी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की, स्पेशली रिगार्डिंग धन योग। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।